खेलकूद, फिल्म, प्रसन्नता और मनोरंजन जैसी अवधारणाओं का संबंध पर्यटन से जोड़ा जाता है। ब्रुस्टिन और बाउडलार्ड जैसे विद्वानों का मानना है कि पर्यटन एक साथ समूह में और किसी के निर्देशन में यात्रा करते हैं। वे हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हैं, होटलों में रहते हैं और वातानुकूलित बसों में यात्राएं करते हैं। इस प्रकार वे मेजबान देश के माहौल और लोगों से अलग थलग रहते हैं और एक प्रकार से शून्य माहौल में रहते हैं। इस प्रकार के पर्यटक जहाँ भी जाते हैं वहाँ पश्चिमी सुविधाओं की मांग करते हैं और उनका सामना केवल बनावटी घटनाओं से होता है, क्योंकि वे वास्तविक दुनिया के संपर्क में नहीं आ पाते। परिणाम स्वरूप पर्यटन से जुड़े लोग और स्थानीय लोग अनजान पर्यटकों के सामने एक बनावटी दुनिया प्रस्तुत करते हैं। समय के साथ साथ और संचार माध्यमों की सहायता से पर्यटक स्थल की एक छवि बन जाती है और इस कारण इन्हीं पर्यटन स्थलों की ओर पर्यटक आकर्षित होते हैं। इस प्रकार पर्यटन को समझने में एक विरोधाभास पैदा होता है। पर्यटन को परिभाषित करने के लिए इसके विरोधाभासों, कार्यों और स्वरूपों को मद्देनजर रखना होगा। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि इन सभी विरोधाभासों के बावजूद पर्यटन एक ऐसा माहौल पैदा करता है जिसके कारण पर्यटन स्थल और वहाँ के माहौल में पर्यटक अपने आप को अजनबी नहीं महसूस करता। अधिकांश पर्यटक सुरक्षित और संरक्षित माहौल में रहते हैं और वे यथार्थ को एक पक्ष के रूप में ही देख पाते हैं। पर्यटक कभी भी विदेशी संस्कृतियों की गहराई में जाकर खोजबीन नहीं करना चाहता। उनके सामने जिस सरल ढंग से और बड़े पैमाने पर संस्कृतियां परोसी जाती हैं, उतने सरल ढंग से संस्कृति की सही तस्वीर को जानना अत्यंत कठिन है। अतः हमारे सामने पर्यटन का मतलब हो जाता है होटल, समुद्र तट और स्थानीय रंग। लेकिन पर्यटन केवल एक सामूहिक परिघटना मात्र नहीं है। कोहेन नामक विद्वान मानते हैं कि पर्यटन के प्रकारों के कई रूप हैं और पर्यटन अनुभव की अनेक अभिव्यक्तियां हैं। इसीलिए पर्यटन के लिए कुछ आवश्यकताएं महसूस की जाने लगी, जैसे पर्यटक को परिभाषित किया जाए, यह समझ विकसित की जाए कि साधारण या प्रतिदिन और असाधारण के बीच के विभाजन से पर्यटन कैसे विकसित हुआ है। पर्यटन उत्पाद की विशेषताओं को जाना जाए, आवासीय प्रकारों का उल्लेख किया जाए और उनके आकर्षणों को उजागर किया जाए तथा यह बताया जाए कि भ्रमण आखिरकार होता क्या है। यदि हम लोग पर्यटन की परिभाषा की बात करें तो ऐतिहासिक परिवर्तनों के साथ साथ पर्यटन की परिभाषा भी परिवर्तित होती रहती है। झुंझीकर और क्रॉफ के अनुसार पर्यटन प्रवासियों के ठहरने और भ्रमण करने से उत्पन्न होने वाले संबंधों और परिघटना का योग है। शर्त यह है कि यह ठहराव स्थायी न हो और वे किसी प्रकार की कमाई न करने आए हों। इस परिभाषा में भ्रमण और ठहराव पर जोर दिया गया है, पर इसमें दिन भर के भ्रमण, व्यापार यात्राओं और उनसे जुड़ी गतिविधियों को छोड़ दिया गया है। लीग ऑफ नेशंस ने 1937 में पर्यटन को परिभाषित करते हुए लिखा था कि पर्यटन एक ऐसी सामाजिक गतिविधि है जिसमें एक व्यक्ति किसी देश में अपने निर्धारित कार्यक्रम के अलावा 24 घंटे या उससे ज़्यादा ठहरता है। पर इस परिभाषा की सीमा यह है कि इसमें घरेलू पर्यटकों को छोड़ दिया गया है और केवल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर बल दिया गया है। 1963 में पर्यटन पर हुए रोम सम्मेलन में पर्यटक या टूरिस्ट के स्थान पर आगंतुक या विजिटर शब्द के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया और पर्यटन को परिभाषित करते हुए कहा गया कि इसे अपने देश या अपने कार्य स्थान को छोड़कर दूसरे देश में आगमन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके पक्ष में कुछ कारण भी प्रस्तुत किए गए, जिसके अनुसार पर्यटन एक ऐसी गतिविधि है जिसमें आगंतुक अपने आराम, व्यापार, परिवार, मिशन या बैठक के लिए कम से कम 24 घंटे ठहरता है। दूसरा, सैर सपाटा, जो एक ऐसी गतिविधि है जिसमें आगंतुक 24 घंटे में से कम रुकता है और इसमें यात्रा कर रहे हैं या जो लोग रास्ते में हैं को भी शामिल नहीं किया जाता है। इस परिभाषा में भी घरेलू पर्यटकों को शामिल नहीं किया गया है, पर इसमें दिन में आने वाले आगंतुकों को भी शामिल किया गया है। 1976 में ब्रिटेन की टूरिज्म सोसाइटी ने भी पर्यटन की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया। उनके अनुसार पर्यटन
एक अस्थायी और लघु अवधि गतिविधि है जिसमें लोग कुछ समय के लिए अपने कार्यस्थलों, घरों, निवास स्थानों से बाहर निकलकर दूसरी जगह जाते हैं, वहां रहते हैं और काम करते हैं। इन स्थानों में रुकने के दौरान उनकी गतिविधियां, दिन भर के आगमन, सैर सपाटे को भी पर्यटन में शामिल किया जाना चाहिए। AIEST ने 1981 में इस अवधारणा को सुधार कर प्रस्तुत किया और कहा कि घर के माहौल के बाहर होने वाली गतिविधियों को पर्यटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन गतिविधियों का चुनाव लोग अपनी रुचि से करेंगे। पर्यटन में घर के बाहर रात्रि ठहराव शामिल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पर्यटन की सीमा और क्षेत्र का निरंतर विस्तार हो रहा है। अब पर्यटन की अवधारणा में सभी प्रकार के खाली समय व्यतीत करने की गतिविधियों को शामिल किया जाता है। आज हम सामूहिक या जन पर्यटन को इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने घर से कुछ अनोखा देखने के लिए निकलता है और उसे घर जैसा माहौल न मिल पाने के कारण असंतोष होता है। इस परिभाषा से संपूर्ण विश्व की पर्यटन की दिशा और झुकाव का पता चलता है, जो पश्चिमी समाजों में केंद्रित है और जहां 60% अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जाते हैं और जहां से 70% पर्यटक बाहर घूमने निकल जाते हैं। पर्यटन का नियंत्रण पश्चिम में होने के कारण इसकी अवधारणाएं भी वहीं से प्रभावित और संचालित होती हैं। ये अवधारणाएं पश्चिमी समाजों से प्रभावित हैं और गैर पश्चिमी संस्कृतियों और विकासशील समाजों की भ्रमण विरासत का इसमें कोई योग नहीं होता। पर्यटकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने या पर्यटन को निम्नलिखित श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक, जब यात्रा एक देश से दूसरे देश के बीच होती है, और दूसरा घरेलू पर्यटन, जब यात्रा देश के भीतर होती है या कहें पर्यटक अपने देश के भीतर यात्राएं करता है या प्रस्थान और गंतव्य स्थल एक ही देश में स्थित होते हैं। यदि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की बात करें तो हमारा वास्ता दो शब्दों से भी पड़ता है। एक होता है इनबाउंड, मतलब आने वाले पर्यटक, और एक होता है आउटबाउंड, जाने वाले पर्यटक। इनबाउंड जो पर्यटक होते हैं वो देश में प्रवेश कर रहे पर्यटकों के लिए इस्तेमाल होता है, और आउटबाउंड जो शब्द है वह अपने देश से दूसरे देश के लिए प्रस्थान करने वाले पर्यटकों के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इन शब्दों का उपयोग केवल यात्रा के आरंभ में किया जाता है। विदेश यात्रा करके अपने घर आए पर्यटकों को आने वाले पर्यटक की कोटि में नहीं रखते हैं, पर एक ही पर्यटक कहीं के लिए आने वाला पर्यटक होगा और कहीं के लिए जाने वाला पर्यटक। जैसे यदि हम लोग भारत से क्यूबा जा रहे हैं तो आप भारत के लिए जाने वाले पर्यटक होंगे और क्यूबा के लिए आने वाले पर्यटक। पर्यटन का अध्ययन करते समय पर्यटन उत्पाद और सेवाओं जैसे शब्दावलियों से भी हमारा सामना बार बार होता है। अपने संभावित प्रसन्नता के लिए पर्यटक भ्रमण के लिए भुगतान करता है, और जो एक प्रकार का संभावित निवेश होता है। अपने भ्रमण के दौरान वह इस प्रकार के उत्पादों का उपभोग करता है। पर्यटक उपभोग और पूर्वानुमान का संबंध कुछ सेवाओं से होता है। इसके जरिए पहले आधारभूत आवश्यकताओं और सहूलियत की पूर्ति की जाती है, फिर आराम के क्षणों के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। हालांकि ये देखा जाता है और कहा जाता है कि भ्रमण बेचने वाले और सपने बेचने में ज़्यादा फर्क नहीं होता। जैसे एक भ्रमण हवाई जहाज से में एक स्थान, एक होटल का बिस्तर, भोजन और ताजमहल देखने का अवसर खरीदने तक सीमित नहीं होता। इस रूप में एक पर्यटक अस्थायी रूप से एक अजनबी माहौल, अलग पर्यावरण और भौगोलिक विशेषताओं को लिए होता है। साथ ही इसमें मोल भाव, विलास, सेवा, आवभगत, माहौल, संस्कृति और विरासत भी सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार पर्यटन उत्पाद में भौतिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक संरचना भी शामिल होती है, जिसके सामने सपने को यथार्थ में बदलने की चुनौती होती है। इस चुनौती का सामना करने में समस्या यह होती है कि विभिन्न संस्कृतियों की प्राथमिकताएं, प्रतीक अलग अलग होते हैं और विश्व स्तर पर पर्यटन पेशेवर संतुष्टिकरण का एक शाश्वत मानदंड निर्धारित करने का प्रयत्न करते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण की समस्या के अलावा संयोग भी एक ऐसा कारक है जिसके कारण सुनियोजित भ्रमण कार्यक्रम भी छिन्न भिन्न हो सकता है। प्राकृतिक कारणों या मनुष्य की गलती के कारण या फिर दुर्घटना या अचानक और अनदेखी परिस्थितियों के कारण भी कार्यक्रम गड़बड़ा सकता है।
पर्यटन सेवाओं में जोखिम काफ़ी अधिक होता है क्योंकि इन सेवाओं को विलास माना जाता है और अनिवार्य सेवाओं के समान इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। स्थानीय लोग अक्सर पर्यटन के प्रति विद्वेष भाव रखते हैं क्योंकि वे इसे 5 सितारा संस्कृति के अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। इसके अलावा उनकी जीवन शैली और पर्यटकों की जीवन शैली में काफ़ी बड़ा अंतर होता है, फासला होता है। इन सेवाओं के उत्पादकों को भी जोखिम उठाना पड़ता है। भ्रमण सेवाओं का उपभोग रास्ते में और गंतव्य स्थान पर किया जाता है। इससे पहले जांचा परखा देखा नहीं जा सकता और नहीं उसकी तुलना की जा सकती है। ये पहले की साख और विज्ञापन निर्भर करते हैं। सेवाओं के लिए भी किसी खास ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में तुलना की जाती है, देखा जाता है। ये कार्य करने की पद्धति से प्रभावित होती हैं। इसके अलावा सेवाओं की आपूर्ति नियत होती है और उनका निर्माण पहले से ही कर लिया जाता है और इनकी पूरी तरह खपत न होने का जोखिम उत्पादक को उठाना पड़ता है क्योंकि यात्रा सेवाओं का भंडारण नहीं किया जा सकता। जैसे यदि किसी हवाई जहाज में किसी खास दिन बची हुई सीट या होटल के खाली कमरे के उपयोग को दूसरे दिन या समय या स्थान तक आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसीलिए किसी सेवा की मांग और ढोने की क्षमता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और आकलन कर लेना चाहिए। पर्यटन में मांग स्थिर नहीं होती और प्रवृत्तियों में भी तेजी से बदलाव आता है, लेकिन सेवाओं के निर्माण में समय लगता है। होटल, परिवहन जैसी सेवाएं एक बार उपलब्ध हो जाने पर लंबे समय तक कायम रहती हैं और अक्सर इनकी मांग में बदलाव होता रहता है। ये सेवाएं हमेशा मौजूद रहती हैं। अतः उत्पादक के लिए सेवाएं हमेशा लाभप्रद और मुनाफा देने वाली नहीं होती। विकासशील देशों में जोखिम को पर्यटन मौसम से दूसरे पर्यटन मौसम में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। मांग, आपूर्ति जैसी बाधाओं और सामाजिक राजनीतिक कारकों के अलावा सेवाओं को चलाने वाले और उपलब्ध कराने वाले लोग भी मौसम से प्रभावित होते हैं। उनके पास विपणन में निवेश करने के लिए पूंजी की कमी होती है। कई मामलों में काफ़ी हद तक अनौपचारिक क्षेत्र, मसलन दलाल या बिचौलियों पर निर्भर करते हैं। ऐसे लोगों को पर्यटक संदेह की निगाह से देखते हैं और उनके काम करने के तरीके से असुविधा भी महसूस करते हैं। इसके बावजूद छोटे स्तर के संचालक मुख्य रूप से मौखिक प्रार्थनाओं, दलाल और बिचौलियों जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों से सीधा संपर्क स्थापित कर मुनाफा भी कमाते हैं।